हेलो बच्चों, कैसे हो यार। आज यार हमारा क्रैश कोर्स का डे नंबर 2 और आज यार मैंने उठाया चैप्टर जो इजीएस्ट चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस के बाद। अब तक यार मैंने डे नंबर 1 के अंदर हाइट एंड डिस्टेंस की बात की थी। आज हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो बच्चों स्टैटिस्टिक्स को यार थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो मैंने इसको क्या किया है, 2 लेक्चर में डिवाइड कर दिया। आज लेक्चर नंबर 1 है और इसके बाद जस्ट लेक्चर नंबर 2 आएगा जो कि स्टैटिस्टिक्स का अगला पार्ट होगा। इसके अंदर बच्चों ने क्या किया है, थोड़ा सा ये बड़ा चैप्टर्स, यानी कि इसमें क्या है कि कुछ स्टार्टिंग के चैप्टर्स तो इजीएस्ट है, मतलब जिनका इतना ज्यादा वेटेज नहीं है जेईई मेंस के अकॉर्डिंग, उनसे क्वेश्चन कम आते हैं। तो जो वो वाले जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स है वो मैं इस लेक्चर में लेने वाला हूँ, जो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लेकिन तो भी मैं आपको उनमें से भी अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे अच्छे कुछ टॉपिक्स बताऊंगा। यानी कि मेनली आज मैं फोकस करूंगा 3 टॉपिक पे। पहला अर्थमेटिक मीन, और अर्थमेटिक मीन के जितने भी टाइप्स है जो कि जेईई के अंदर आते हैं। सेकंड बात करूंगा मीडियन, और थर्ड बात करूंगा मोड। मीन, मीडियन, मोड, इस वाले लेक्चर के अंदर इन तीनों के ऊपर फोकस करेंगे। और इन तीनों के ऊपर जो इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं जेईई के अंदर, पर लेकिन ये अगला लेक्चर जो मेन इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसके अंदर मैं बात करूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन, मीन डेविएशन, यहाँ से जब क्वेश्चन आते हैं तो इनको समझने के लिए बच्चों ये वाली वीडियो आपको अपन को समझनी पड़ेगी, ताकि तभी हम उन चीजों को समझ पाएंगे, क्योंकि ये चीज बेसिक है मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, खैर इनसे भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको बताऊंगा जिनकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है आ जाए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं यार। एक और चीज आपको पता है क्या करना है, वीडियो को पूरी देखनी है। उसके बाद नीचे जो सेम पढ़ा रहा हूँ उसके बाद मैंने आपको नीचे नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, पीडीएफ आपको जाकर डाउनलोड कर लेनी है। अटैचमेंट के अंदर कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, पूरी तरह हाथ पैर मारने हैं, कोशिश करनी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आंसर नहीं निकल रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपको आंसर निकालना है। मैंने कभी आज तक नहीं बोला कि आंसर आ जाना चाहिए, आपके इतनी मेहनत करो कि आंसर निकालो तभी उस क्वेश्चन को छोड़ो, नहीं। मेहनत चाहिए, आपकी प्रैक्टिस, आपकी कोशिश चाहिए। अगर आप कोशिश पूरी 101% कर रहे हो एक क्वेश्चन के पीछे, भले उसका आंसर नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपको रिजल्ट मिलेगा, ये अपनी गारंटी। क्वेश्चन प्रैक्टिस, हर चीज की कोशिश है ना उस क्वेश्चन के ऊपर, वो यार अंदर से होनी चाहिए, तब जाकर मजा आएगा। ठीक है, और आंसर अपने आप निकल जाएगा अगर कोशिश अच्छी होगी तो शुरुआत करते हैं बच्चों स्टैटिस्टिक्स के अंदर। आज हम बात करेंगे 3 जो मैंने आपको बताया था, 3 टॉपिक में ले रहा हूँ, मीन, मीडियन, मोड। तो सबसे पहले तो कुछ इंट्रोडक्शन तो आपको पता होगा मीन, मीडियन, मोड क्या होता है। हमारे पास एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है, इसके अंदर जो भी होता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, तो इसके अंदर पार्ट होते हैं 3, मीडियन, मोड। थेयर हमारे उससे मतलब नहीं, थ्योरेटिकल पार्ट है। हम सीधे कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। सबसे पहले जो जेईई के अंदर जो हमारे पास है अर्थमेटिक मीन, पर जेईई के अंदर अर्थमेटिक मीन के भी कुल मिलाकर 6 पार्ट होते हैं, मतलब 6 पार्ट के अंदर इसको डिवाइड कर दिया अर्थमेटिक मीन को। ठीक है, उस 6 पार्ट को हम एक एक करके समझते हैं, और 6 पार्ट के अंदर से बच्चों 3 पार्ट जो है ऐसा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब 3 से 4 पार्ट है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं उनको ऐसा आपको एक ओवरव्यू देकर समझा दूंगा, और आपको नोट्स के अंदर पूरा उनको सॉल्व एग्जांपल के साथ डिटेल मिल जाएगी, तो आपको वहां से उनको पढ़ लेना है। फिर मैं आपको बताता रहूंगा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट कौन कौन सा नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको एग्जांपल के साथ यहाँ पर सॉल्व करा दूंगा। जेईई के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, और ऐसे टॉपिक जो बोर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बोर्ड में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उनके ऊपर मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दूंगा, ताकि आप थोड़ा सा नॉलेज उन चीज का भी आपको रहे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो हम अर्थमेटिक मीन के, जो सबसे पहला अर्थमेटिक मीन आता है मेरे पास वो है फॉर अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन। अर्थमेटिक में जो बताइए बहुत सारे नंबर होते हैं, उनका हमने ये चीज पढ़ी है कि अर्थमेटिक कोई 2 या 3 नंबर, तो टोटल नंबर ऑफ, हम ऊपर नंबर का सम लिखते हैं और नीचे टोटल नंबर ऑफ लिख देते हैं, भाई एन भी कितना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, और ऊपर सब सम ऑफ ऑल द टर्म्स। ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन था, सिंपल सा। तो सबसे पहला आता है फॉर अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन। अर्थमेटिक मीन के साथ सबसे पहला आता है फॉर अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ टॉपिक आपका जो है। तो सबसे पहले जो बताओ बच्चों में, हमारे पास जो टॉपिक है वो है अर्थमेटिक मीन। ठीक, सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन के अंदर बच्चों 6 टाइप के मैंने आपको बोला है। सबसे पहला टॉपिक में जो ले रहा हूं वो है फॉर अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, वो है फॉर अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सिंबल जो मैंने एग्जांपल दिया, सिंपल मान लो कोई आपको टर्म्स दे रखी, बहुत सारी वैल्यूज दे रखी, x1 x2 डैश xn तक। ठीक है, तो बोला कि इनका आपके पास अर्थमेटिक मीन निकालो। तो जो अर्थमेटिक मीन का जो हमारे पास जो होता है एक सिंबल, वो होता है x बार। x बार से अर्थमेटिक मीन को रिप्रेजेंट करते हैं। x बार कितना होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश डैश xn तक, होल में नंबर ऑफ टर्म्स n कितना है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये क्या होगा बच्चों, एक हमारे पास अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, फॉर अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सबसे नंबर 1 टाइप। इसको जो और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हो तो क्या होगा, x बार इज इक्वल टू x1 x2 बोले, बहुत सारे सम को मैं सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करता हूँ, हम इसको लिख देंगे सिग्मा x, यहाँ लिख देंगे i, और i की वैल्यूज लगा देंगे 1 से लेकर n तक। तो लगा देंगे सिग्मा के अंदर i 1 इज इक्वल टू n x बार ओटी, नीचे क्या n चल ही रहा है हमारे पास। तो जो एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट हो गया। अभी जो इसके अंदर क्या होगा, एग्जाम के अंदर कभी कभी आपके पास अगर आ भी गया तो सिग्मा जो होगा ना, सिग्मा ओनली सिग्मा ही लिखा है, ये i इज इक्वल टू 1 to n तक नहीं लिखा है, सिग्मा x लिखा होगा, तो वो अंडरस्टूड i मतलब 1 से लेकर n तक ही चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन में लिखा नहीं हो सकता, हम भी यार कभी न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें सिग्मा के अंदर कुछ लगाएंगे नहीं, i इज इक्वल टू 1 to n, तो अंडरस्टूड होना चाहिए कि i 1 to n तक ही चलेगा, ओनली सिग्मा चलाऊंगा। ठीक है,
तो मैं इसको ऐसा कुछ लिख सकता हूँ हटाकर कि एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, मतलब समझ जाना, ठीक है। तो जो इसमें अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर, तो एन सिग्मा बार एन इंटू एक्स बार इज इक्वल टू कितना हुआ, सिग्मा एक्स आई। जो ये सिंपल सा फॉर्मूला हमने निकाल दिया, सबसे बेसिक सबसे सिंपल सा अर्थमेटिक मीन का सबसे नंबर 1 फॉर्मूला इस चैप्टर का वो होता है एन इंटू एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई। सबसे सिंपल, जो कितने बड़े फॉर्मूले को हमने कहां से कहां तक लिया है, आपको ये चीज याद रखनी और पता होना चाहिए कौन सी चीज क्या है। न्यूमेरिकल में डायरेक्ट ये चीज काम आएगी, कभी कभी ये भी काम आएगा, कभी कभी ये भी काम आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं एक बार, ये तो हो गया। तो जो मैं क्या कर रहा हूँ, एक फॉर्मूले को यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको पता है क्या फॉर्मूला था इसका, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूले को उठा के लिख देता हूँ यहाँ पर, तो एन इंटू एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई, ऐसा कुछ हमारे पास है। तो ये लिख देता हूँ एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। ये तो बच्चों किसका हुआ हमारे पास, फॉर अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन। बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 जो हमारे पास है वो है नंबर 2 हमारे पास बच्चों फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपके पास क्या लिखा है, फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ एक्स के साथ साथ एक फ्रीक्वेंसी भी टर्म आई थी। ये सब जो हमने स्कूल के अंदर पढ़ा हुआ है कि एक्स फ्रीक्वेंसी आती है तो एक्स के साथ हर एक की फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम काम करना, कुछ नहीं करना, ठीक है। करना कुछ जो फ्रीक्वेंसी को साथ साथ मल्टीप्लाई कर देना और नीचे जो एन की जगह फ्रीक्वेंसी का सम हो जाएगा। तो एक्स बार बराबर कितना होगा हमारे पास, जो होगा जैसे मान लो जो भी हमारे पास, जैसे मान लो x1 हमारे पास टर्म थी, जैसे मान लो हमारे पास ये था x1 और हमारे पास जो वैल्यूज थी x2 x3 ऐसे करके हमारे पास थी xn तक, ठीक है। और इन सब की हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी थी, जैसे x1 की फ्रीक्वेंसी मेरे पास थी कितनी, f1, इसकी कितनी होगी f2, ऐसे करते करते n की कितनी होगी fn तक। तो इनका जब मैं फॉर्मूला निकालूंगा अर्थमेटिक मीन लिखूंगा, कितना होगा वो f1 इंटू x1 प्लस f2 इंटू x2, ऐसे करते करते कहां तक चलेगा, f1 इंटू xn तक। नीचे क्या होगा बच्चों, f1 प्लस f2 डैश fn तक। फ्रीक्वेंसी का सम, मतलब हर एक नंबर के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर दी और एडअप कर लिया और नीचे फ्रीक्वेंसी का ही सम लिख दिया। इसको अगर मैं सिग्मा के टर्म में लिखता हूं तो कैसा होगा ये, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिंपल है, सिग्मा एफ आई नीचे हो गया और ऊपर सिग्मा एफ आई एक्स आई। आई का मतलब 1 to लेकर एन तक चल रहा है, मतलब f1 x1 प्लस f2 x2 वो सब चीजें। तो ये एक सिंपल फॉर्मेट हो गया यहाँ पर इसके लिए, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट उठा के यहाँ पर इसको ये लिख देता हूँ, मतलब साथ साथ में उतारते रहना, अगर इसको उतारना हो ऐसा नोट्स में सब चीज दे रखी है आपको मिल जाएगी। तो एक्स बार कितना हो गया मेरे पास इसके लिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। ये हो गया बच्चों इसके लिए फॉर्मूला फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो नंबर 3 जो मेरे पास आता है वो होता है फॉर एक जो नंबर 3, एक काम करो, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जहां तक क्या उसके ऊपर अच्छा से न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल देखने तो आपको फील आ जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल देखने के बच्चों को थोड़ा सा फील आ जाएगा। एक अच्छा वाला न्यूमेरिकल देखते हैं, बढ़िया वाला। अब तक का जो इसके ऊपर जो हाईएस्ट जेई आपसे पूछ सकता है, अब तक का हाईएस्ट मतलब अच्छा खासा न्यूमेरिकल है, ठीक है। देखते हैं न्यूमेरिकल क्या बोलता है। तो ये उतार लेना, अभी न्यूमेरिकल करते इसको मैं मिटा दूंगा, ठीक है। तो ये उतार लेना। एक क्वेश्चन में यहाँ लिखता हूँ, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा होगा, मैंने लगा दिया है। न्यूमेरिकल कुछ ऐसा बच्चों, ये द मीन ऑफ द सीरीज x1 x2 x3 xn इज x बार। आपने क्वेश्चन के अंदर बोला है कि आपको एक सीरीज दे दी है कि x1 x2 x3 ऐसा करके सीरीज है xn तक। इसका जो अर्थमेटिक मीन है वो आपको दे दिया है कितना, x बार। इस सीरीज का अर्थमेटिक मीन आपको दे दिया है x बार, गिवन है क्वेश्चन के अंदर। उसका बोला है द मीन ऑफ द सीरीज xi प्लस 2i, बता दो कितना होगा। यानी कि एक सीरीज दे दी आपको, एक सीरीज आपको दे दी है जो सीरीज वो दे दी है xi प्लस 2i। ये दे दिया सीरीज आपको, एक सीरीज है xi प्लस 2i, जो यहाँ पर i की वैल्यू बच्चों 1 2 डैश n तक चलती रहेगी। बच्चों बताओ इस सीरीज का अर्थमेटिक मीन कितना होगा। जो इस सीरीज का मान लो अर्थमेटिक मीन होगा स्मॉल x बार, बोलो इसका निकालो कैपिटल x बार कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन के अंदर बोला है कि आपको एक सिंपल सा हमारे जो हम वैल्यूज लेते हैं x1 x2 x3 उसका अर्थमेटिक मीन हमारे पास x बार है, स्मॉल x बार। कुछ सीरीज दे दी आपको एक xi प्लस 2i। xi यहाँ पर और 2i का मतलब होगा i को सबसे पहले आपको 1 रखना है, तो 1 रखूंगा तो सबसे सीरीज का पहला टर्म निकल जाएगा, वो क्या होगा x1 प्लस 2। फिर जब 2 रखूंगा तो क्या होगा x2 प्लस 2 इंटू 2, x2 प्लस 2 इंटू 2। तो i की जगह 1 2 3 4 रखते जाऊंगा तो सीरीज की टर्म्स मिलती जाएगी। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सीरीज बना लेते हैं i की वैल्यू रख के, ठीक है। उसके बाद उसका एक इस अर्थमेटिक मीन उसका निकाल लेंगे, लगा देंगे डायरेक्ट फॉर्मूला, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला, तो बस आंसर आ जाएगा। उसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो इसके जो ऑप्शन है वो आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। इसका ऑप्शन मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है, इसने दे रखा है x बार प्लस n, ठीक है।
सेकंड ऑप्शन इसने दे रखा है बच्चों एक्स बार प्लस एन प्लस वन। थर्ड ऑप्शन दे रखा है एक्स बार प्लस टू। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है हमारे पास एक्स बार प्लस टू एन। ये कुछ ऑप्शन है बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं इधर सॉल्व करते हैं इसको। यहां तक अगर बच्चों ये चीज लिखनी हो तो लिख लेना, नहीं तो बाकी तो उसमें है, मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो देखते हैं कैसा होता है क्वेश्चन सॉल्व। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास गिवन है इसके अंदर बस ये बता सिंपल सा फॉर्मूला लगता है जो हमने अभी सीखा है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो कितना होगा एक्स बार, अगर मैं अर्थमेटिक मीन लिखूं उसका तो ये फॉर्मूले में क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस एक्स एन अपॉन एन। ये तो गिवन है हमारे पास जो इसने बोला है, इसका मीन अर्थमेटिक मीन होगा तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। चलो इस सीरीज को तो सीरीज बना लेते हैं। चलो आई को रखूंगा 1, तो पहली सीरीज का टर्म क्या बनेगा x1 प्लस 2, ठीक है। तो मैंने ये इसका होगा अर्थमेटिक मीन ये x बार, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अर्थमेटिक मीन इस वाली सीरीज का। इस सीरीज की पहली टर्म क्या होगी x1 प्लस 2 इंटू 1, तो ये लिखा x1 प्लस 2 इंटू 1, ठीक है। ये पहली सीरीज का टर्म। उसके बाद ऐड होगी सेकंड वाली सेम x1 x2, मतलब x1 यहाँ पर ये पूरा मान लो, x2 फिर अब मैं लिख रहा हूँ आगे पूरा बड़ा वाला ब्रैकेट। इसके अंदर क्या होगा x2, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2, ऐसा करके डाइजेस्ट चलता रहेगा n तक। नीचे क्या होगा बच्चों n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास तो कितनी है, वो तो हमारे पास n ही है। टोटल नंबर टर्म तो हमारे पास n ही है क्योंकि वो पहले भी n थी और अभी भी n ही रहेगी। इसके अंदर सॉल्व करते हो देखो क्या आएगा इसके अंदर। जो इसको सॉल्व करते हैं हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब जितने भी हमारे पास जो देखो हर एक टर्म के अंदर x है, x1 x2 x3 x3 चलता रहेगा, तो हम x वाले को अलग ले लेते हैं। और जितने भी नंबर्स है 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 उन सबको अलग ले लेते हैं। और n दोनों को अलग अलग डिनोमिनेटर में बोल देते हैं क्योंकि n तो नीचे किसको भी मिल सकता है। देखते हैं कैसे करते हैं। x1 प्लस x2 प्लस xn, x वाली को अलग ले ली मैंने, प्लस और ये जो n था इस वाली को अलग दे दिया, इस वाले टर्म को अलग दे दिया। जो इसी का हमारे पास ये चीज हमारे पास ये ऊपर वाला बन गया और इसलिए हम डायरेक्ट उठा के ये x बार रख सकते हैं, ठीक है। और ये जो नंबर होंगे 2 इंटू 1 2 इंटू 2 इनको जो सॉल्व नहीं करेंगे हम डायरेक्ट लिखूंगा 2 इंटू आपके पास 1 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 2, ऐसे करके प्लस 2 इंटू 3, नीचे का चलेगा जो n, ये n तक चलेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अभी ये जो चीज आपको जो दिख रही है इस पूरी जगह में उठा कर दिया कि x बार, तो मेरे पास कितना कैपिटल x बार इक्वल टू स्मॉल x बार हो गया, प्लस ये जो सब में से 2 2 कॉमन होगा, शुरू का 2 जो है ना ये 2 2 मैंने कॉमन ले लिया। तो बच्चों अगर 2 कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा 1, ब्रैकेट वाले अंदर बचेंगे। ब्रैकेट में क्या है 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर n तक चलता है, मतलब नंबर है सिंपल। तो 1 2 3 जस्ट n तक, पूरे नीचे क्या चल रहा है n चल ही रहा है। यहां तक पूरा क्लियर है क्या। रिपीट करता हूं बच्चों, में क्या किया है शुरुआत के अंदर बच्चों x बार हमने ये सिंपल लगा दिया। मेरे को गिवन था कि भाई आपको कुछ वैल्यूज दे रखी है, उसका अर्थमेटिक मीन x बार है, तो मैंने उसको सिंपल फॉर्मेट में लिख दिया। भाई x बार का मैंने फॉर्मूला लगाया, क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 जस्ट x1 अपॉन n। ये हमारे पास क्या हो गया सिंपल अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हो गया। ये इसने गिवन है, ठीक है। अब वाला कि आपको एक सीरीज दे दी उसने i के फॉर्मेट के अंदर, जिसने i की वैल्यूज दे रखी 1 2 3 4, वैल्यू रखो, सीरीज की वैल्यू निकालो। मैंने xi प्लस 2i के अंदर i को 1 रखा तो सीरीज की फर्स्ट वैल्यू आ गई जो कहती है x1 प्लस 2i, फिर सीरीज की सेकंड वैल्यू आ गई वो कहती है x2 प्लस 2 इंटू 2, ठीक है। फिर मैंने क्या करा इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए, ऐसा कुछ फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने x की वैल्यूज को अलग ले लिया और ये नीचे वाला n की वैल्यू भी उसको अलग दे दी। तो जो ये पूरा ब्रैकेट मेरे पास क्या बन गया स्मॉल x बार बन गया, तो मैंने उसको उठा के यहाँ पर रख दिया। और ये जो बना यहाँ नंबर अलग ले लिए 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3, उसके अंदर से भी 2 2 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 1 2 3 4 5 6। अब देखते हो आगे क्या होगा। x बार इज इक्वल टू स्मॉल x बार प्लस, अब जो अंदर जो 2 है ये तो 2 बार सेम है। तो ये जो चीज बन रही है ना 1 प्लस 2 प्लस 3, ये बच्चा है सम ऑफ नेचुरल नंबर। सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा, मैं लिखा हूं बच्चों में सम ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है बच्चों n प्लस 1 अपॉन 2। ये फॉर्मूला है बच्चों सिंपल, आपको याद रखना होगा, ये कहीं भी काम आ सकता है मैथमेटिक्स के अंदर, यहाँ पर आदमी कहीं भी काम आता है, ठीक है। सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, हमको याद रखना है। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर ये दे रखे 1 2 3 4 5 6 n, ऐसा कभी भी सीरीज बन जाती है, मतलब हमारे लिख लेना n प्लस 2 लिख देना। तो लिखता हूँ उसकी जगह, तो 2 और n तो पहले से ये वाला नीचे वाला n अलग है, तो इसको मैंने यहाँ लिख लिया, अंदर लगा दिया कौन सा n प्लस 1 अपॉन 2, इसको लगा देता हूँ मैं n प्लस 1 अपॉन 2, ये पूरा इसका मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो नीचे वाला ऊपर वाला कैंसिल हो गया और ऊपर वाला 2 नीचे वाला 2 कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे कितना बचा n प्लस 1 बचा। तो x बार इज इक्वल टू x बार की वैल्यू कितनी आ गई स्मॉल x बार, और यहाँ कितना बचा प्लस n प्लस 1,
ये अपना आंसर हो गया। एक्स बार इक्वल टू एक्स प्लस एन प्लस वन। देख ले कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 बन रहा है जो ये एक्स बार प्लस एन प्लस वन। तो ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जेई का मतलब ऐसा कर सकता है बिल्कुल। आप क्या सोचा अपने, अर्थमेटिक मीन क्या है, कुछ नहीं करना, सिंपल ऐड किया, नीचे एन लगाया, खत्म। इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकता है, बोले जो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। जेई मतलब बिल्कुल इजीएस्ट टॉपिक से भी आपको कुछ अच्छा वाला क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, नीचे मैंने अटैचमेंट दे रखा क्वेश्चन का पीडीएफ को, वहां पर आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दिया, ठीक है। तो हम चलते सीधे वापस अर्थमेटिक मीन के ऊपर। हमने दो टाइप का अर्थमेटिक मीन पढ़ लिया, पहला अनग्रुप्ड वाला जो पढ़ लिया था, दोनों फॉर्मुले लिखे थे, और दूसरा पढ़ लिया था फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है। वो फ्रीक्वेंसी वाला जो बताऊं दोनों इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था सिंपल फर्स्ट वाले फॉर्मुले से हो गया। फ्रीक्वेंसी वाले जो अलग फ्रीक्वेंसी उसको मल्टीप्लाई करना है, वो जब नहीं थी, ठीक है। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है थर्ड नंबर, वो आता है बाय शॉर्ट मेथड। वो जो यहाँ पर एक चीज सुनो, अब जो मैं आपको जो दो अगले जो बताने जा रहा हूँ, दो जो टॉपिक है अर्थमेटिक मीन के, थर्ड और फोर्थ, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों पता होगा, जब स्टैटिस्टिक्स के हमारे पास जो आपकी स्कूल की टेक्स्ट बुक होगी, उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स के कैसे क्वेश्चन होते हैं, एक टेबल बनी होती है, x1 की वैल्यूज दी होगी, f1 की वैल्यूज दी होगी, x1 की वैल्यूज इतनी है, f की वैल्यूज इतनी है, आप मीन निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, आप ये भी निकालो, ये भी निकालो। तो सिंपल हम कैलकुलेशन करते रहते हैं, दो तीन पेज में कैलकुलेशन होती है और लास्ट में आंसर निकल जाता है। तो जो जेई ऐसा नहीं करता है, जेई आपको ऐसे वाले क्वेश्चन देगा। जेई आपको ये नहीं बोलेगा कभी भी टेबल दे दी और बोला कि आपको ये वैल्यूज है, ये वैल्यूज है, अब आप इसके अंदर से स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लो, ये भी निकाल लो, ये भी निकाल लो। इतना कैलकुलेशन करने का टाइम कहाँ है भाई, एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना पड़ता है, 1.5-2 मिनट। अब 1.5-2 मिनट के अंदर आप 810 तरह की बड़ी बड़ी वैल्यूज थोड़ी कैलकुलेट करोगे। तो कैलकुलेशन वाली बच्चों, लंबे कैलकुलेशन वाले बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, ये गारंटी। और कभी आज तक नहीं है। सिंपल क्वेश्चन को समझने वाले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ऐसा वाला क्वेश्चन। यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाना था सिंपल, यहाँ पर ज्यादा न्यूमेरिकल का मतलब ज्यादा कैलकुलेशन का, यहाँ पर सिंपल कॉन्सेप्ट लगाना, दिमाग लगाना था कि आपको कैसे आप क्वेश्चन को रिड्यूस करके आंसर फॉर्म में लेकर आ सकते हो। बस तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो कि कुछ लाइंस में ही सॉल्व हो जाएंगे, 2 से 3 4 5 लाइन में ही सॉल्व हो जाएंगे, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। तो यही हमारे पास टॉपिक नंबर 3 और टॉपिक नंबर 4 हमारे पास ऐसा कुछ है बच्चों। एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, आपको नोट्स में से ये मिल जाएंगे पूरा, खेत नोट्स में से आप पढ़ लेना, ठीक है। इसके अंदर क्या बच्चों, जैसे अभी मैंने जब निकाला था कि जब अपने जो सेकंड वाला फॉर्मुला निकाला था फ्रीक्वेंसी वाला, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन सिग्मा एफ आई। जो इसके अंदर क्या करना है, जो कभी कभी ऐसे वाले फॉर्मूले के अंदर कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, मतलब नंबर कुछ भारी भारी नंबर आते हैं। तो ऐसे के अंदर हार्ड वाले कैलकुलेशन करना भी थोड़ा भारी पड़ जाता है, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे टॉपिक के अंदर इस कैलकुलेशन थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। कैसा करते हैं उसको समझते हैं एक बार, आप ये चीज समझ लेना, मतलब उसके अंदर सब मिलेगा आपको। तो एक ओवरव्यू थोड़ा सा दे देता हूँ आपको मैं, क्योंकि टॉपिक आ ही गया तो इसको ओवरव्यू थोड़ा सा दे दूंगा तो आपको थोड़ा अच्छा से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते बच्चों क्या है, देखो सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये चीज बच्चों अपने पढ़ी, ठीक है। अभी सेकंड वाले फॉर्मूले में थर्ड वाला बोलता है बाय शॉर्ट मेथड, मतलब इसी फॉर्मूले को मैंने और ज्यादा शॉर्ट कर दिया। मतलब ये हुआ, मैंने कहा कि मान लो आपकी जो टर्म होती है, अगर आप आई की जगह 1 रखोगे तो हमारे पास आएगा f1 x1 प्लस f2 x2। तो मान लो ये दो चीज जो मल्टीप्लाई हो रही है f और x, ये मान लो मल्टीप्लाई होकर कुछ बड़ा नंबर बन गया। तो बच्चों आप कब तक इसे प्लस करोगे, फिर उसको डिवाइड करोगे तो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगी कैलकुलेशन। उसको रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया, एक नया टर्म निकाली, उसको बोलते हैं डेविएशन। सबसे पहला वर्ड यूज कर रहा हूँ बच्चों में डेविएशन। अब यहाँ पर सबसे पहली बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, अभी तक मैंने वर्ड यूज नहीं किया था डेविएशन। डेविएशन मतलब होता है बच्चों स्मॉल डी से रिप्रेजेंट होता है डेविएशन, और डेविएशन का फॉर्मूला होता है बच्चों डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। डेविएशन ए बच्चों यहाँ पर होता है एज्यूम्ड मीन। अब एज्यूम्ड मीन में पहली बार आपके पास यूज कर रहा हूँ वर्ड एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन के अंदर क्या होता है बच्चों, आपको जो टेबल दी होती है, जैसे मैं बोला टेबल वाले क्वेश्चन नहीं आते जेई में, तो भी आपको बता रहा हूँ, एक टेबल अगर दी होती है फॉर्मेट के अंदर, उसके अंदर आपको एक्स आई एफ आई दी होता है, कैलकुलेशन ज्यादा हार्ड हो रही होती है कैलकुलेशन, तो हमको किसी भी एक नंबर को एक एज्यूम्ड मीन मान लेना होता है। उस ए नंबर से जितनी भी वैल्यूज है एक्स वाली, x1 x2 x3 x4, सबको उस नंबर से माइनस कर देना होता है, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यूज आती है उसको हम बोलते हैं डी आई। उस डी आई को उठा के हम क्या कर देंगे, यहाँ एक्स आई की जगह रख देंगे। बस फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। पर इसके साथ में हमने चूंकि हर एक टर्म में से एज्यूम्ड मीन को माइनस कर रहे हैं, इसके साथ में पूरे फॉर्मूले के साथ हम एक एज्यूम्ड मीन को ऐड भी कर देंगे, ताकि वो चीज बराबर हो जाए। क्योंकि जब यहाँ से एलसीएम जाएगा तो वो चीज क्या होगी, यहाँ पर बराबर हो जाएगी, ठीक है। और ये जो चीज हमारे पास जो एफ आई एक्स आई के अंदर ये चीज पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ तक बच्चों पूरा पूरा क्लियर कहानी है ना। और बच्चों ये जो सिग्मा एफ आई, हम इसको कैपिटल एन भी बोल सकते हैं, आपको पता होगा। सिग्मा एफ आई की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, कैपिटल एन भी लिख सकता हूँ। कैपिटल एन का मतलब भी सिग्मा एफ आई होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का सम कैपिटल एन, ये भी लिख सकते हैं इसको। तो जो ये हमारे पास हो जाता है क्या, नंबर 3 अर्थमेटिक मीन का नंबर 3 टाइप, ठीक है। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई तो उसको कोई टेंशन नहीं है। वैसे मैंने बोला ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा हार्ड, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक,
नंबर थर्ड अर्थमेटिक मीन का, क्योंकि ये सब थ्योरेटिकल चैप्टर है। अज्यूम्ड मीन कब मानेगा कोई इसको, फिर कब उसको माइनस करेगा सबको, फिर उसका सम लेगा, फिर उससे मल्टीप्लाई करेगा, तो बहुत ज्यादा हार्ड ये चीज हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी जो बच्चों कोई जेई पूछता नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। नंबर थर्ड, नंबर फोर्थ जो हमारे पास है तो वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। नंबर फोर्थ आता है स्टेप डेविएशन मेथड। जो स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है देखते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड बच्चों कुछ नहीं करना है, इस शॉर्ट मेथड को ही और ज्यादा रिड्यूस कर दिया, इसको हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। अब इसको और ज्यादा रिड्यूस कैसे करेंगे, हमने क्या बच्चों, जो हमारे पास जो ये डीआई था ना, डीआई, इस डीआई भी मान लो अगर और बड़ा है, मैंने अज्यूम भी मान के किसी वैल्यूज को मैंने मानकर माइनस करके छोटा कर दिया, और मान लो जो डीआई अभी भी बड़ा आ रहा है, तो अभी भी अगर आपकी कैलकुलेशन हार्ड हो रही है इस वाले मेथड के अंदर, आप क्या करोगे, इस नंबर को किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर दोगे और ज्यादा छोटा बना दोगे इस डीआई को भी। तो मान लो मैं एक वर्ड ले लेता हूं, उसको बोलते हैं यूआई, वो होगा कितना, डीआई अपॉन एच। एच एक ऐसा नंबर है जिसको मैं डीआई को डिवाइड करके उसको छोटा कर रहा हूं, और जो नंबर मेरे पास आ रहा फाइनल नंबर, छोटा वाला नंबर, उसको मैं बोल रहा हूं यूआई, उसको बोल रहा हूं ये यूआई। ये यूआई क्या होगा, स्टेप डेविएशन मेथड। इसको मतलब यूआई का यूज करते हैं, अब मैं डीआई की जगह रख दूंगा यूआई रख दूंगा, बात खत्म। डीआई की जगह यूआई रख दूंगा, बाकी सेम फॉर्मुला रहेगा। एज्यूम्ड मीन तो आपको लेना ही है, वो सब आपको करना है। इसी के बाद इसको और ज्यादा लंबा कर दिया, मतलब कैलकुलेशन छोटे करने के चक्कर में मतलब ये मेथड को लंबा करे जा रहे, बात इतनी सी, उस टाइप के क्वेश्चन मतलब पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है बच्चों। अब इसका जो फॉर्मुला होता है वो भी अगर लिख देता हूँ आपको मैं, अगर फॉर्मुला जो है एक्स बार इक्वल टू बात करूं तो कितना होगा, ये होगा हमारे पास सिग्मा एफ आई की जगह डीए की जगह आ जाएगा जो यूआई अपॉन एन, जो इसके साथ में जो हमारे को एक मल्टीप्लाई करना होगा एच, क्योंकि एच से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, जैसे मैंने एज्यूम से ऐड किया था लास्ट में फॉर्मुले में, तो यहाँ पे एच को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, और एज्यूम मीन तो हमारे पास क्या होगा, रहेगा ही जो पहले का चल रहा है, इसके साथ एच को भी मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मैंने डिवाइड किया था हर एक टर्म से। ऐसा कुछ फॉर्मुला होता है, ठीक है। समझ में आ गया हो तो ठीक, नहीं तो कोई टेंशन नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, जो भी मैंने नोट्स दे रखे हैं उसके अंदर आपको ये सब चीज मिल जाएगी, उसके साथ सोल्ड एग्जाम्पल के साथ, तो आप भले नीचे जाके पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो यार मैंने आया टॉपिक से मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि ये क्या होता है, ठीक है। इसके ऊपर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी इतने नहीं कर रहे हैं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते वो जो आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो आता है अर्थमेटिक मीन का नंबर 5th टॉपिक, वो आता है वेटेड मीन। जो ये समझते क्या होता है वेटेड मीन, क्या होता है ये आता है वेटेड मीन का, तो समझते हैं। तो वेटेड मीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे जानना। अब जो हमारे पास कुल मिला के अर्थमेटिक मीन के 6 टॉपिक में से मैंने 4 आपको बता दिए हैं, 4 आपको बता दिए हैं, अब 2 और बाकी है, वेटेड मीन और कंबाइंड मीन। पहले समझते वेटेड मीन क्या होता है, नंबर 5th WEIGHTED। वेटेड मीन क्या होता है बच्चों, वेटेड मीन के अंदर बच्चों ये होगा, जैसे मान लो आपको कुछ वैल्यूज दे रखी है x1 x2 x3 डैश xn तक, तो इन पर्टिकुलर वैल्यूज का मुझे वेट दे रखा होगा। जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर वेट वर्ड गिवन हो कि भाई इस पर्टिकुलर वैल्यूज का वेट ये है, इसका वेट ये है, मतलब वेट, ठीक है, वजन W1, इसका वेट सेम होगा W2, ऐसे करके इसका इतना होगा W1। तो जब वेट गिवन होता है और तब बोला आपको अर्थमेटिक मीन निकालो, तो सिंपल करना कुछ नहीं, एक फॉर्मुला लगा देना है, जो आपको बता रहा हूं क्या फॉर्मुला होगा, बस कुछ नहीं करना, जो सिंपल है, जो भी अपने किया वही चीज है, बस नाम अलग आ गया वेट। तो इसका जो हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन निकलेगा वेटेड मीन जिसको हम बोलेंगे, तो वेटेड मीन जो बच्चा हमारे पास निकलेगा, इसको हम एक्स बार से नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे WM वेटेड मीन, ठीक है, WM वेटेड मीन। तो वेटेड मीन जो आपको निकलेगा जो वो निकलेगा W1 इंटू x1 प्लस W2 इंटू x2 डैश W1 xn अपॉन W1 प्लस W2 प्लस डैश W1। क्या था बच्चों, बस यही हो गया, खत्म वेटेड मीन। करना कुछ नहीं, पता रखना है बच्चों, ऊपर W1 x1 का सबका सम होगा और नीचे WW का सम होगा, ये हो गया हमारे पास क्या चीज, वेटेड मीन। बस इतना ही है वेटेड मीन, कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसके ऊपर एक एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं वेटेड मीन के ऊपर। तो जो एग्जांपल तो क्या आपको पता ही होगा, जो वेटेड मीन के अंदर बस समझने की चीज इतनी थी कि वेटेड मीन में बस ये ऐसा ऐसा हो रहा है। तो बच्चों देख लेते हैं, मान लो बच्चों आपको बोला है वेटेड मीन, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, आपको नोट से मिल जाएगा क्वेश्चन कि फाइंड द वेटेड मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स वेयर when their weights are equal to their square respectively। मतलब इसने क्या बोला, इसने बिना वैल्यू दी क्वेश्चन दी थी। जैसे मान लो इसने बोला आपको कुछ एक फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का वेटेड मीन निकालो, और उनका जो वेट होगा, मतलब एन नेचुरल नंबर मतलब कितना होगा 1 2 3 4, इन सब का वेटेड मीन निकालना है, और इन सब का जो वेट होगा, जो मतलब W होगा, वो क्या होगा, इसने बोला है कि वेट्स आर इक्वल टू देयर स्क्वायर, मतलब उन्हीं नंबर का स्क्वायर ले लो, वो आपका क्या होगा, वेट होगा, निकालो वेटेड मीन। तो W1 W2 क्या हो गया, जैसे मान लो x1 x2 हो गया 1 2 3 4, तो उनका वेट क्या हो गया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो बस W की जगह मैं 1 का स्क्वायर रख दूंगा, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, n का स्क्वायर, ऐसे करके नीचे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सेम हो गया, बस लगा लो फॉर्मूला, निकाल लो आंसर, ठीक है। ऐसा कुछ बच्चों होता है, ठीक है।
तो बच्चों एक और चीज यहाँ पर समझ लेते हैं अपन, क्या है कि अपन एक जो चीज मैंने लिखी थी बच्चों यहाँ पर, जब आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपके यहाँ पर चीज आएगी, वो आती है जैसे अभी मैंने बताया था सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ठीक है, तो वो हमारे पास कितना होता है n प्लस वन अपॉन टू। सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर होता है n प्लस वन अपॉन टू। इसके अंदर बच्चों ये आता है, ये था 1 2 3 4 n तक। अगर आपको ये आता है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका सम क्या होगा, जैसे यहाँ पर बन रहा था नीचे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो इसका भी बच्चों एक जनरल फॉर्मेट होता है इसी की तरह। जैसे मान लो ये ना 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे करके n का स्क्वायर। तो जो इस तरह से अगर फॉर्मेट होता है तो आपको इसका जो सम होगा वो होगा बच्चों n प्लस वन 2n प्लस वन अपॉन 6। ये होगा बच्चों n प्लस वन 2n प्लस वन अपॉन 6। ये इसका फॉर्मूला होगा किसका, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का। और सिंपल अगर ये आपके पास 1 2 प्लस 1 2 3 डेज अगर n तक है तो ये होगा n प्लस वन अपॉन 2, और स्क्वायर है तो ये होगा n प्लस वन 2n प्लस वन अपॉन 6। तो अगर मैं यहाँ पर जो मेरे पास ये बनेगा, जैसे मैंने आपको बोला था, अगर मैं यहाँ लेता हूँ कि भाई स्क्वायर अगर क्वेश्चन के अंदर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हर एक के अंदर क्या होगा आपके पास, ये पूरा ऊपर ऐसा कैसा फॉर्मूला लग जाएगा। क्लियर है नहीं आता, पूरा समझ में आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट तो बच्चों नंबर 6 जो हमारे पास अर्थमेटिक मीन के अंदर नंबर 6 टॉपिक आता है, वो आता है बच्चों हमारे पास है, वो है 6 टॉपिक है कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का बच्चों समझते हैं कंबाइंड मीन क्या होता है, ये बच्चों लिख लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझते बच्चों कंबाइंड मीन क्या होता है, 6 कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का तो समझते क्या होता है कंबाइंड मीन। देखो कंबाइंड मीन के अंदर बच्चों ये होता है कि मान लो एक फॉर्मूला होता है बच्चों कंबाइंड मीन का, CM कंबाइंड मीन, वेटेड मीन था WM, ये तो CM कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है एक N1 x1 बार प्लस N2 x बार x1 x2 बार डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ये बच्चों वेटेड मीन का फॉर्मूला है। इसके अंदर बच्चों N1 N2 क्या है, सबसे पहले समझते हैं इसको पहले। N1 N2 क्या होगा, मान लो बच्चों कोई भी दो ग्रुप है A और B, कोई भी दो नंबर ऑफ ग्रुप है, इसके अंदर जितने यहाँ पर नंबर्स है, मान लो कोई पर्सन के ग्रुप है, मान लो ठीक है, कोई भी पर्सन है, ठीक है, उन पर्सन के ग्रुप है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पर n होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन मान लो कितना होगा N1, और यहाँ मान लो N2। इन सबका अर्थमेटिक मीन मान लेता हूँ कितना x1 बार, इसका मान लेता हूँ कितना x2 बार। तो एक फॉर्मूला बन जाता है बच्चों इन सबसे, इन दोनों का कंबाइंड मीन जो होगा, इसका एक नया फॉर्मूला निकाल दिया कंबाइंड मीन का। वो फॉर्मूला क्या है बच्चों, ऐसा कुछ है, कंबाइंड मीन CM इज इक्वल टू x1 बार इंटू N1 प्लस x2 बार इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंबाइंड मीन। ये आपको कंबाइंड मीन फॉर्मूला बना दिया, कुछ नहीं करना बच्चों, बस सिंपल यूज कर दिया और कंबाइंड मीन फॉर्मूला बना दिया। इसको पहले न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है, आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, कंबाइंड मीन में जो फॉर्मूला है इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं, किस टाइप का न्यूमेरिकल आ सकता है। न्यूमेरिकल बच्चों कुछ ऐसा आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, फाइंड द वेटेड मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। सॉरी वेटेड मीन का था क्वेश्चन, कुछ ऐसा बच्चों आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, द मीन इनकम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन इज रेट्स 400 रुपीज, ठीक है। द मीन इनकम 400, अनदर ग्रुप ऑफ पर्सन इज रेट्स 400। मतलब पहला ग्रुप बोला इसने, पहले ग्रुप की आपके पास मीन इनकम बोल रही है, यानी x1 बार इसने दे रखा है, x1 बार इसने दे रखा है बच्चों 400, और बोला कि x2 बार एक दूसरा ग्रुप है उसकी मीन इनकम कितनी है 480, ऐसा कोई बोला। इफ द मीन इनकम ऑफ ऑल द पर्सन ऑफ दिस ग्रुप इज 480, यानी इसने बोला मीन, मतलब इसने कंबाइंड मीन की वैल्यू दे दी बच्चों यहाँ पर, कंबाइंड मीन बोला, मतलब कंबाइंड मीन सबका मिला कितना 430, यानी कि इसने बोला कंबाइंड मीन का मतलब बोला CM, इसने CM की वैल्यू कितनी दे दी 430, इसने कंबाइंड मीन दे दिया। मतलब कंबाइंड मीन फाइंड नहीं करना, फाइंड क्या करना है जो सुनो, देन फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पर्सन इन द ग्रुप, यानी कि N1 N2 का रेशियो फाइंड करना है बच्चों को। N1 N2 का रेशियो क्या होगा ये हमारे को फाइंड करना है। मतलब कितने आ रहा, मतलब इसने सिंपल क्वेश्चन को भी मतलब अच्छा कैसा बना दिया। अब कोई बंदा इसको देखेगा तो सोचेगा यार हमने तो कंबाइंड मीन निकालना सीखा है, तो बच्चों ये क्या गया रेशियो कहाँ से निकाले, तो बच्चों करना कुछ नहीं, फॉर्मूला वही लगेगा, बस N1 N2 कॉमन आ जाएगा और रेशियो निकल जाएगा। बस ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सिंपल क्वेश्चन बहुत, मतलब क्वेश्चन में ऐसे आएगा डायरेक्ट, कभी फॉर्मूला बेस्ड कभी क्वेश्चन नहीं आता। बोला ना मैंने आपको अर्थमेटिक मीन का कराया था, तो उसके अंदर क्या था, क्वेश्चन को घुमा के मतलब पूछा है, ठीक, डायरेक्ट नहीं पूछा, तो क्वेश्चन घुमा के आएगा, सिंपल होगा पर लेकिन घुमा के आएगा। ये होगा जेईई के अंदर, ज्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे, इसलिए मैं कैलकुलेशन वाले पार्ट में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, लॉजिकल वाले टाइप क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। तो लगाते फॉर्मूला कितना होगा, कंबाइंड का फॉर्मूला हमारे पास है कितना, x1 बार N1 प्लस x2 बार N2 अपॉन N1 प्लस N2, ऐसा कुछ बच्चों।
रख लेते हैं वैल्यू। तो कितना है 430 इज इक्वल टू x1 बार कितना है 400 और ये n1 निकालना है वैल्यू, तो और x2 बार कितना है 480 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो इस n1 n2 को इधर ले जाता हूँ, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैं इसको उठा के यहाँ ले गया, तो यहाँ आ गया n1 प्लस n2। यहाँ तक क्लियर। इसको उठा के यहाँ ले गया, एक लाइन में आ गया। अब इस वर्ड इसको अंदर खोल देता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और n1 और n2 की वैल्यू एक तरफ ले जाते हैं और n2 n2 एक तरफ ले जाते हैं, n और n2 को अलग अलग कर देते हैं। तो n1 की वैल्यू होगी बच्चों कितनी 430 n1 और ये होगा, ये वाला n1 इधर आ जाएगा तो माइनस का 400 n1 इज इक्वल टू n2 कितना 480 n2 और ये माइनस ये जो होगा 430 n2 ये उधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 430 n2। तो जो इसमें से अगर माइनस करता हूँ तो 430 में से 4 जाएगा तो बचेगा 30 n1 इज इक्वल टू 480 में से 4 हटेगा तो बचेगा 50 n2 और हमको जी रेशियो n1 अपॉन n1 और n2 को जाएंगे तो 30 नीचे आ जाएगा, n2 यहाँ आ जाएगा, n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू कितना होगा 50 अपॉन 5/3 यानी कि रेशियो आ गया कितना हमारे पास आंसर 5/3। n1 अपॉन n2 का रेशियो हमारे पास कितना मिल गया हमारे को 5/3। तो आंसर आ गया हमारे पास कितना n1 into n2 इज इक्वल टू 5/3। ये आंसर हो गया बच्चों। तो सिंपल सा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों जेई पूछता है एक्चुअली के अंदर, ठीक है। मतलब कुछ क्वेश्चन को घुमा के वैल्यू क्या पूछना था क्या उसने दे दिया, क्लियर, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट बच्चों आगे करते हैं। हमारे पास ये हो गया अर्थमेटिक मीन पूरा खत्म। वो हाँ एक और चीज बच्चों, सॉरी एक और चीज है, एक अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज होती है बच्चों, अब ध्यान रखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थमेटिक मीन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो कुछ ऐसी बच्चों, एक कुछ प्रॉपर्टीज बच्चों को लगा 4 प्रॉपर्टीज अर्थमेटिक मीन की। अर्थमेटिक मीन तो खत्म हो गया पर यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती है। मैंने जो आपको नीचे जो असाइनमेंट दे रखे हैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के, उसके अंदर बच्चों जो प्रॉपर्टीज जो बता रहा हूँ वैसे वैसे क्वेश्चन है आपको मिल जाएगा, तो आप भूलना मत, बता रहा हूँ प्रॉपर्टीज कैसे होती है। पहली प्रॉपर्टीज यहाँ लिखता हूँ बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। सबसे पहली प्रॉपर्टीज बच्चों क्या होगी, सबसे पहली प्रॉपर्टीज हमारे पास है वो है सम ऑफ डेविएशन ऑफ वेरिएट फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। इसने बोला बच्चों कभी भी ऐसा आपको दिख जाए कि सिग्मा xi माइनस x बार इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। इसका मतलब समझो बच्चों, ये वर्ड के अंदर से लिखा हुआ है सम ऑफ डेविएशन ऑफ वेरिएट फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन। सुनो डेविएशन क्या होता है बच्चों, मैंने बताया था वो डी आया था, डी उसको बोलते बच्चों डेविएशन, और डी की वैल्यू क्या थी xi माइनस अज्यूम्ड मीन, ऐसा कुछ लिखा था हमने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला बच्चों, अगर मैं डेविएशन लूं किसका वेरिएट और अर्थमेटिक मीन का, यानी कि ये तो हो गया अर्थमेटिक मीन और ये हो गया xi को वेरिएट, xi को वेरिएट बोलते हैं, ठीक है। तो हम वेरिएट और अर्थमेटिक मीन का दोनों का डिफरेंस लेता हूँ और जो नंबर से इन सब का सम करता हूँ, ये इन सब का सम क्या होगा 0 होगा। ये जो प्रॉपर्टीज है ये किसी भी क्वेश्चन के अंदर अप्लाई हो सकती है, आप अप्लाई करके देख लेना मैथमेटिकली, पर एग्जाम के अंदर राइट वे पूछेगा ऐसे करके कि सम ऑफ डेविएशन ऑफ वेरिएट फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। ये लाइन रट लो, नहीं समझ में आ रही हो तो भी लाइन रट लो, राइट क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। नीचे असाइनमेंट के अंदर ये क्वेश्चन दे रखा है, देखना आपको याद आएगा, इसके अंदर मिलोगे, ठीक है। जो वीडियो के अंदर यहाँ तक पहुंचा है उसको तो जरूर होगा, जरूर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों बोली है जो इसके अंदर एक चीज और है कि अगर मैं आपको फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसके अंदर मान लो, तो भी आंसर 0 होगा। क्या 0 के अंदर कुछ मल्टीप्लाई करो फ्रीक्वेंसी या कुछ भी तो आंसर 0 होगा, ठीक है। ये नंबर 1 प्रॉपर्टी है। नंबर 2 प्रॉपर्टी ऐसी कुछ है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ वेरिएट फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज मिनिमम। मतलब ये बोला है, देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों बहुत सिमिलर है पर डिफरेंस क्या है, पहला का आंसर 0 था, सेकंड में बोला कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, यानी इसी चीज का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर का सम ले लूं, इन सब चीजों का स्क्वायर का सम ले लूं, तो बच्चों मान लो एज्यूम करो अगर यहाँ पर कुछ नेगेटिव वैल्यू होती और वो नेगेटिव पॉजिटिव करके 0 आंसर आ रहा होता, वो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू करके मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगी, यानी सब यहाँ पे एड हो जाता है। इसलिए बच्चों अगर मैं इन सब चीजों का स्क्वायर करके ऐड करता हूँ तो इसका आंसर मिनिमम होगा, मिनिमम ओनली, बस इतना ही आंसर इसका मिनिमम होगा। अब वो कुछ कितना भी हो कुछ भरोसा नहीं पर लेकिन मिनिमम होगा, बस ये ध्यान रखना आपको। तो पॉइंट नंबर ये होगा हमारे पास सिग्मा, तो सिग्मा xi माइनस x बार जो स्क्वायर करता हूँ इन सबका सम क्या होगा बच्चों, मिनिमम, मिनिमम, बस इतना आंसर होगा। इन सबका स्क्वायर का सम कितना होगा, मिनिमम होगा। सिंपल सम कितना होगा 0 और स्क्वायर का सम कितना होगा, मिनिमम। xi क्या है बच्चों यहाँ पर वेरिएट और x बार क्या बच्चों अर्थमेटिक मीन, इन सबका बच्चों क्या है सम, और ये दोनों मिलकर क्या बनता है डेविएशन। सिंपल ध्यान रखो, ठीक है। वेरिएट अर्थमेटिक मीन और दोनों मिलकर बनता है डेविएशन। बात यहाँ तक समझ आ गई। ये प्रॉपर्टीज नंबर 2 होगी। प्रॉपर्टीज नंबर 3 में कुल मिलाकर बच्चों 4 प्रॉपर्टीज अर्थमेटिक मीन की। तो अर्थमेटिक मीन ही बहुत ज्यादा बड़ा है, बाकी बच्चों मीडियन और मोड तो मैं एक एक लाइन में खत्म कर दूंगा, एक ही लाइन में खत्म हो जाएंगी। यही सबसे बड़ा, इसमें से क्वेश्चन आता है। तब नंबर 3 बोलता है बच्चों इफ x बार इज द मीन ऑफ वेरिएट। इससे बोला है बच्चों अगर मैं मान लूं अर्थमेटिक मीन ले लूं किसका, अर्थमेटिक मीन ऑफ xi प्लस लेमडा,
लेमडा बच्चों यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर ले लिया इसने, कोई भी कांस्टेंट, सॉरी कोई भी कांस्टेंट इसने ले लिया, किसी भी कांस्टेंट के साथ एक्स आई, मतलब कोई भी एक्स आई जो हमारे पास है वेरिएट, इसके साथ इसको ऐड कर रहा हूँ, इस पूरे का अरिथमेटिक मीन ले रहा हूँ, तो इसका अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू होगा ओनली एक्स बार प्लस लेमडा। बात समझ आ रही है? वेरिएट एक्स आई प्लस लेमडा का पूरे का अरिथमेटिक मीन कितना होगा? एक्स बार प्लस लेमडा। नहीं समझ में आ रहा हो डायरेक्ट याद रखो, प्रॉपर्टीज है बच्चों, सिंपल समझना ही इसके अंदर है। पूरे का अगर मैं ले रहा हूं तो एक्स आई का अरिथमेटिक मीन कितना होगा? एक्स बार होगा, लेमडा कांस्टेंट, कांस्टेंट का कोई अरिथमेटिक मीन कभी होता है क्या? कभी नहीं होगा, तो उसका ओनली सीधा सीधा लेमडा रह जाएगा। ठीक है, ऐसे करके बच्चों सिमिलर बात करूं तो मैं अरिथमेटिक मीन ऑफ, नेक्स्ट बच्चों इसमें बोलता है अगर मैं लेमडा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक्स आई को, इस पूरे का अरिथमेटिक मीन ले रहा हूँ तो एक्स बार इंटू लेमडा होगा। सिंपल, दोनों मल्टीप्लाई कर लेमडा अलग हो जाएगा बार, और इस इसका एक्स का क्या होगा? अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बच्चों सिमिलर हमारे पास अरिथमेटिक मीन ऑफ, अगर ऐसा कुछ है ए एक्स आई प्लस बी, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों हो रहा है, ए बी फिर से कोई कांस्टेंट होगा, इसके अंदर अगर पूरा ले रहा हूं तो कितना होगा? ए एक्स बार प्लस बी, ए बी पे कुछ नहीं होगा, एक्स के ऊपर बार लग जाएगा, अरिथमेटिक मीन बन जाएगा। सिंपल प्रॉपर्टीज है, कुछ नहीं करना मुझे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर थी हमारे पास थर्ड। प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ है बच्चों, क्या बोलती है? प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ ऐसा कुछ जो अरिथमेटिक मीन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ अज्यूम्ड मीन, मतलब समझो जो अरिथमेटिक मीन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ अज्यूम्ड मीन। जो जब मैंने अभी बताया था आपको अरिथमेटिक मीन, जब सेकंड पार्ट पढ़ा था, ये थर्ड पार्ट पढ़ा था, जब मैं शॉर्टकट मेथड की बात कर रहा था, अज्यूम्ड मीन मैंने नाम लिया था ये डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ऐसा कुछ बोला था उसमें ना। तो अज्यूम्ड मीन की मैंने बात की थी, अज्यूम्ड मीन, जो अज्यूम्ड मीन बच्चों क्या है? कुछ भी हो सकता है, अज्यूम्ड मीन क्वेश्चन के अंदर से कुछ भी हो सकता है। तो अज्यूम्ड मीन का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके अरिथमेटिक मीन के ऊपर उसकी कोई वैल्यू चेंज हो, अगर आप अज्यूम्ड मीन को कुछ और ले रहे हो, कुछ और ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो अज्यूम्ड मीन, क्योंकि अज्यूम्ड मीन के बच्चों का सभी वैल्यूज में से माइनस हो रहा है, क्योंकि वो सभी वैल्यूज में से माइनस हो रहा है तो उसके ऊपर फर्क क्या पड़ेगा? ठीक है, तो अज्यूम्ड मीन कोई डिपेंड नहीं करता अरिथमेटिक मीन के ऊपर, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा अज्यूम्ड मीन का, तो आप कुछ भी ले लो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज है, बस आपको ध्यान रखनी है कि अरिथमेटिक मीन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ अज्यूम्ड मीन एंड इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी चेंज इन द अज्यूम्ड मीन, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अज्यूम्ड मीन आप कुछ भी ले लो। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारे पास चार और प्रॉपर्टीज, उसके बाद तो इसी के साथ हमने खत्म किया है पर अरिथमेटिक मीन को पूरा। ठीक है, तो जो पूरा जेई लेवल का मैंने कवर कर दिया आपको अरिथमेटिक मीन। ठीक है, ऐसा भी बच्चों अरिथमेटिक मीन में यहाँ तक कुछ पूछा जा सकता है, पूरी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो बिना टाइम इसके चलते हैं मीडियन के ऊपर, मॉड के ऊपर जल्दी जल्दी खत्म करता हूँ मीडियन और मॉड, ताकि इस वीडियो का इस वाला लेक्चर खत्म हो जाए और अगले लेक्चर के अंदर कुछ और अलग अलग बड़े बड़े टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो चलते हैं मीडियन के ऊपर, बात करते हैं मीडियन क्या है। सेकंड बच्चों हमारे पास है मीडियन, MEDIAN, मीडियन। मीडियन के अंदर क्या बोलता है? सिंपल पता है मेरे को यार, द मीडियन ऑफ ए सीरीज इज द वैल्यू ऑफ द मिडिल टर्म ऑफ द सीरीज व्हेन अ वैल्यू रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। कोई भी वैल्यूज आपको दे दी क्वेश्चन के अंदर, बोला इस वैल्यूज का बताओ मीडियन क्या होगा। सबसे पहले करना कुछ नहीं बच्चों, सिंपल स्टेप है, उस सब वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, छोटे से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर में लिखी, उसके बाद देख लो आपकी मीडियन के पास कौन सी, उसके बाद बच्चों काउंट करो नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब इवन है ऑड है। इसके अंदर बच्चों दो केस हो सकते हैं, या तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म इवन होगी, कुल मिलाकर 5 टर्म हो सकती है, 7 हो सकती है, इवन सॉरी ऑड होगी ना, 5 होगी, 7 होगी, कुछ नंबर ऑड होगी, तो ऑड के अंदर अलग फॉर्मूला है, या तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो सकती है। तो देखो क्या होगी, सबसे अगर यहाँ बात करता हूं मैं मीडियन के बच्चों होगा मीडियन, वो हमारे पास बच्चों n+1/2 ये होगी टर्म, n+1/2 करना है कब? जब हमारे पास n हमारे पास क्या होगा? ऑड होगा। जब n हमारे पास ऑड होगा, जितनी सीरीज हम गिनेंगे, जैसे मान लो मेरे पास कुल मिलाकर 9 सीरीज है, तो यहाँ पर 9 नंबर्स एक सीरीज में, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, काउंट करा 9 नंबर्स हो रहे हैं, मतलब ऑड है, तो मैं क्या मीडियन निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करूंगा, n+1/2। जैसे मान लो 9 है तो 9+1 कितना 10 और 10/2 कितना 5, यानी फिफ्थ टर्म जो होगी वो क्या होगी? मीडियन हो जाएगी, बस सिंपल। और n अगर इवन है, सेकंड के साथ है n अगर इवन है तो क्या होगा? n अगर इवन है तो मैं क्या करूंगा? n/2 करूंगा पहले, वो जो टर्म आएगी उसके साथ n/2 के साथ वापस करूंगा जो n+1/2, इन दोनों टर्म का मीन ले लूंगा। मीन अपन ने किया था, कैसे करते हैं? x1 प्लस मान लो x1 x2, तो x1 प्लस x2/2 ये मीन हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म निकाल के जितना भी n हो, जैसे मान लो n मेरे पास इवन नंबर, मान लो n मेरे पास है 8, तो क्या करूंगा 8/2 प्लस 8+1/2, इन दोनों का मीन ले लूंगा, वो क्या होगा मेरे पास? मीडियन हो जाएगा। बात इतनी सी, खत्म, कुछ नहीं करना मुझे। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जल्दी से, ये अभी आपको समझ आ जाएगा मीडियन में। उसके बाद बच्चों क्या है, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। हाँ देखो, मीडियन के ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम। मीडियन के ऊपर न्यूमेरिकल है, देखो आपको ऐसा कुछ बोला है कि कुछ नंबर्स है आपको बच, ये बोला 6, 14, 12, 8, 10, 9, 11, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन बोला कि इसका मीडियन बता दो क्या होगा। सिंपल यार, इसके अंदर क्या सबसे असेंडिंग ऑर्डर में इनको जमाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास आएगा 6, फिर आएगा 8, फिर आएगा 9, फिर आएगा 10, फिर 11, फिर 12, फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिनेंगे कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 मतलब ऑड है। ऑड के अंदर मैं क्या करता हूँ n प्लस 1/2 कर देता हूँ। n प्लस 1 मतलब कितनी 7, हाँ 7 है तो 7 प्लस 1/2 8 प्लस 8/2 मतलब कितना 4, यानी कि आगे से फोर्थ टर्म मीडियन हो गया। तो फोर्थ कौन सी 1 2 3 4 10, तो 10 मेरे पास क्या हो गया मीडियन हो गया, आंसर हो गया 10। बस इतना ही करना है। और इवन होगा तो n/2 करना है, उसके बाद n प्लस 1/2 करना है, उन दोनों नंबर का मीन लेना है, वो मेरे पास क्या होगा मीडियन होगा। दैट इज बच्चों केस ओड वाला पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद बच्चों बात करते हैं, आपको जो असाइनमेंट दे रहेगा उसके अंदर सब तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब बच्चों क्या है कि मीडियन के अंदर भी और बहुत सारे तरह के टाइप्स होते हैं। जैसे मैंने आपको अरिथमेटिक मीन के अंदर बात करी थी जो कि बोर्ड लेवल के थे, जैसे वो अर्जुन मीन और वो जो स्टेप डिविजन मेथड, उसके अंदर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाले जो थे फॉर्मूले वो हमारे पास काम नहीं आते, तो भी मैंने आपको बताया था। ऐसे अंदर बच्चों मीडियन के अंदर भी कुछ ऐसे चीजें, जैसे मान लो ये तो मैंने बताई, इसके अंदर कुछ और दो टाइप के कुछ और आते हैं मीडियन, जो कि आता है फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर जो बड़े बड़े फॉर्मूले हैं जो कि वो टेबल फॉर्मेट वाले क्वेश्चन के लिए ही काम आते हैं, उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। वो जो ऐसे क्वेश्चन 99% जेई नहीं पूछता है, तो भी यार मैं ये चीज आपको नहीं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा इसके अंदर और कुछ है भी नहीं, देखते ही समझ में आ जाएगा। तो आपको जो नोट्स के अंदर मैंने पूरा दे रखा विद सॉल्व एग्जाम्पल, तो आपको साथ साथ में इस चीज को भी कर लेना, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। तो पूरा एक कैलकुलेशन वाला पेज, मतलब वो ऐसे क्वेश्चन कभी पूछता नहीं यार जी, तो मतलब नहीं फालतू बच्चों ना, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। सीधा चलते बच्चों मोड के ऊपर, मीडियम मोटा मोटा इतना ही था। मोड चलते हैं, मोड क्या होगा, तो नंबर 3 डालो मोड। मोड तो जो मोड क्या होगा, मोड जो क्या होता है इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मोड इज द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएट इन विच मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। कुछ नहीं करना बच्चों, जितने भी नंबर आपको दे रहे सीरीज के अंदर, उसमें से देख लो सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा टाइम्स कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, मतलब किसकी ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, उसको बोलते ज्यादा रिपीट हो रहा हो, बस वो आंसर मोड हो जाएगा। मोड के ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाएगी मोड कैसे निकालते हैं, ठीक है। मान लो एक न्यूमेरिकल आपको दे रखा है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, अ सीरीज विच हैव नंबर 3 4 4 5, मतलब बोला है कि एक नंबर इसके अंदर कुल मिला के 4 तो 3 बार है, 4 4 4, तो बोला कि आपको 4 5 यानी कि 5 जो है 4 बार, 1 2 3 4, 5 4 बार लिखा हुआ है। उसके बाद बोला कि 6 5 टाइम्स लिखा हुआ है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 5 बार लिखा हुआ, मतलब 5 टाइम्स 6 है। मतलब कि 7 को 8 बार लिखा हुआ है, यानी कि 7 जो हमारे पास होगा ए से करके 2 3 4 5 6 7 8, 7 को 8 टाइम्स लिखा हुआ है। उसके बाद बोला कि आपको 8 नंबर को 7 टाइम्स लिखा हुआ है, मतलब बच्चों वही यार 8 नंबर को 7 टाइम्स लिखा हुआ है, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ समझ लेना। और जो 9 नंबर को है 6 टाइम्स लिखा हुआ है, इस 9 को 6 टाइम्स लिखा हुआ है। तो बता दो बच्चों इसके अंदर मॉड क्या होगा। बस यार कुछ नहीं करना है, बस ये पागल बनाने में घुमाने के काम है। देख लो जो कौन सा नंबर मैक्सिमम रिपीट हो रहा है, 5 तो 5 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स हो गया, तो सबसे मैक्सिमम यहाँ पर देखो 7 आ रहा है, क्योंकि 7 8 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 7 8 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 9 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 8 7 टाइम्स रिपीट हो रहा है, पर 7 8 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसका आंसर क्या हो गया 7 सबसे ज्यादा सब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो आंसर किसका हो गया 7 हो गया इसका। इससे 2 टॉपिक है जिसके अंदर बड़े बड़े फॉर्मूले हैं जो कि टेबल वाले फॉर्मेट के लिए ही काम आते हैं, पर नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा, आपको पढ़ लेना है, साथ में एक बार देख लेना, ठीक है। देखते समझ में आ जाएगा, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा फिर से वापस, ऐसे क्वेश्चन कभी आते नहीं जेई में, टाइम वेस्ट करने से मतलब ये जो टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, टाइम इज मनी, ठीक है। वो जो चलते हैं हमारे जो ये खत्म हो हमारे पास अर्थमेटिक मीन मीडियन एंड मोड। तो एक छोटा सा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन मीडियन मोड, दोनों तीनों अपने यहाँ से तीनों दोस्त है, तो जो इन तीनों में क्या एक रिलेशन है, देखते हो क्या रिलेशन है, छोटा सा रिलेशन है, क्वेश्चन आ सकता है अगर आ जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा जा सकता है। बताओ रिलेशन क्या होता है, बता दो। रिलेशन में जो ऐसा कुछ है, तो बच्चों रिलेशन मीडियन में बोर्ड के अंदर एक रिलेशन है बच्चों, वो है हमारे पास है मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये बच्चों फॉर्मूला, ठीक है। मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, सिंपल फॉर्मूला है, डायरेक्ट पूछा भी आ सकता है, हो सकता है एमसीक्यू में दे दे कि बच्चा 4 दे दिए ऑप्शन, उसके अंदर ये वाला कोई आपको ढूंढ लेना है। इसको याद रखना बच्चों, कंफ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों को, कोई 2 को यहाँ लगा देगा, 3 को यहाँ लगा देगा, कोई माइनस लगा देगा, कोई मॉड को यहाँ लिख देगा, कोई वहां लिख देगा, तो बच्चों गलत हो जाएगा। ये रट लो पूरा, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है, सिंपल है। मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, सिंपल है, ठीक है, करना कुछ नहीं है बस। जो बस इतना ही था हमारे पास, ऐसा कुछ। तो जो ये हमारे पास रिलेशन डायरेक्ट इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, अगर पूछे तो कोई भी चीज निकालो से निकाल सकते हैं उसको, ठीक है। ऐसा कुछ था हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास बच्चों दिस ऑल अबाउट मीन मीडियन, जो भी हमारे पास मॉड अगर अर्थमेटिक मीन हमने सब कुछ समझ लिया है जेई का लेवल तक का।
अब बच्चों मेरे पास लेक्चर नंबर 1 था, इससे भी इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते बच्चों। देखो इतना बड़ा लेक्चर हो गया तो भी ठीक ठाक हो गया, तो भी मतलब इससे ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगला लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेनली क्वेश्चन वहां से आते हैं। अगले लेक्चर के अंदर जो हम पढ़ेंगे बच्चों, आपको बता देता हूँ क्या क्या पढ़ेंगे। अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर हमारे पास जो आता है 3 तरह के, रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। यही है मेन। तो आज के लिए बच्चों ऐसा कुछ थोड़ा कुछ असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, जितना आज पढ़ा है ना उस वाले क्वेश्चन स्टार्टिंग में दे रखे वो कर लेना, बाकी हम जब पढ़ेंगे अगला तब आपको करने, ठीक है। बच्चों बस सभी के लिए बस इतना ही यार, फिलहाल के लिए जाओ यार, पूरा लगा दो जोर अपना यार, ठीक है। पूरा कमर कस के पूरा जोर लगा दो, ठीक है। एग्जाम आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम तो कैंसिल हो गया, तो बहुत बढ़िया बात हो गई है। तो मतलब फुल एकदम मचा देना, मतलब फुल धमाल कर देना, ठीक है। रुको मत यार, लगे रहो, मतलब इस पढ़ाई को इंजॉयमेंट की तरह लो, क्योंकि मैं भी बच्चों पढ़ाई करता हूँ इंजॉयमेंट की तरह लेता हूँ, तब जो ढंग से समझ पाता हूँ, ठीक है। तो कोशिश करो बच्चों हर पढ़ाई को इंजॉयमेंट की तरह लेनी है, ठीक है। इंजॉय करो इस चीज को, टेंशन नहीं लेनी। कोई चीज नहीं आया तो नहीं आया, कोशिश करी ना हमने, वही बहुत बड़ी बात है। कोशिश बच्चों, रिजल्ट कोशिश देती है। कोई आंसर आना वो रिजल्ट नहीं होता, कोशिश आपके पास रिजल्ट एक्चुअली कोशिश आपको रिजल्ट डिसाइड करेगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ बोलना, एंजॉय करो एकदम हंस के यार, चीज काम को लगातार करते रहो, रिवीजन करते रहो, अच्छा करोगे। मिलता है फिर अपने अगली वीडियो में। जाओ यार, मचा दो, पूरा लगा दो जोर, यू विल बी द नेक्स्ट टॉपर। जय हिंद, वंदे मातरम।